हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम हमने सर्कुलर मोशन स्टडी करा था, आज हम रोटेशनल मोशन स्टडी करने वाले हैं। सर्कुलर मोशन में क्या था, हमारे पास एक पॉइंट ऑफ एक्सिस थी और हम ऐसे रोटेट कर रहे थे। मतलब पॉइंट ऑफ एक्सिस से आप एक फिक्स डिस्टेंस पे हमारा एक पार्टिकल था और वो ऐसे क्या कर रहा था, सर्कुलर मोशन कर रहा था। मतलब उसके लिए आपको एक रेडियस चाहिए, ऐसे रेडियस चाहिए। और रोटेशनल मोशन क्या होता है, आप अपनी एक्सिस पे जब ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन में तो क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन विद इन द बॉडी ही है। बट सर्कुलर मोशन में क्या है, आपकी जो पॉइंट ऑफ एक्सिस है वो क्या है, आउट ऑफ द बॉडी है, ठीक है। और ये हमेशा याद रखना कि उसमें क्या, सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल एक फिक्स डिस्टेंस से हमेशा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब जब रोटेशनल मोशन जो आपका वो एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए होता है, लाइक आप डिस्क लो, ठीक है, वो डिस्क ऐसे अपनी जगह पे रोटेट कर रही है, ठीक है। अब उस पर मैं अगर एक पॉइंट एक किया, जैसे मैं यहाँ पे एक पिन डाल दूँ और ये भी रोटेट कर रही हो, तो ये पिन क्या करेगा, इस पिन का पूरा सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो रोटेशनल मोशन में जो भी हमारे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन है हमारा रोटेशनल और सर्कुलर में। अभी हम आगे आगे और देखेंगे कि हमारे पास रोटेशनल मोशन है क्या। और हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्यों लेते हैं, क्योंकि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो हमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लेना पड़ेगा। बट अभी तक जो हमने करा, लाइक सर्कुलर मोशन करा, न्यूटन्स लॉ करा, उन सब में जो हमारे लॉज थे मोशन के वो किस पे अप्लाई हो रहे थे, एक सिंगल पार्टिकल पे हो रहे थे। बट अब तो हमारे पास सिस्टम है पार्टिकल्स का, तो अब कैसे करेंगे, तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, एक ऐसा पॉइंट चूज कर लेते हैं जहाँ पे हम मानते हैं कि सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड है। मानते हैं, एक्चुअली नहीं होता, बट वो पॉइंट ऐसा होता है कि अगर मैं उस पर वही सेम फोर्स लगाऊं जो मैं इस जो एक सिंगल पार्टिकल पे लगाती, तो वो सेम मूव करेगा एज अ सिंगल पार्टिकल। मतलब मैं अपने कन्वीनियंस के लिए एक ऐसा पॉइंट चूज कर लेती हूँ जिस पे अगर मैं सेम फोर्सेस लगाऊं तो वो सेम एक्ट करेगा एज अ सिंगल पार्टिकल, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या, सारा मास कंसंट्रेटेड है, इसलिए ही जब मैं अगर इस पे फोर्स लगाऊंगी, अगर जैसे हम बैलेंस कर देते हैं, इस पे अगर मैं फोर्स लगाऊं तो ये जैसे इस सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास जो है हमारा मोस्टली कहाँ आता है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आता है। क्योंकि एक तरह से देख लो ना कि इधर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया मास, इधर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यहाँ सेंटर पे आएगा, ठीक है। सो सेंटर ऑफ मास की अगर हम वैसे डेफिनेशन पढ़े तो हम ये कह सकते हैं, द मास ऑफ such point is considered to be the equal to the sum of masses of all the particles in the system and the point is called the center of mass of the system, ठीक है। अभी हम इस फिगर के हिसाब से देखते हैं सेंटर ऑफ मास क्या है। अब देखो आने वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अभी तो हम 2 पार्टिकल से स्टार्ट करेंगे, हम फिर 3 पे जाएंगे, हम 4 पे जाएंगे, हम कॉन्टिन्यूस पे जाएंगे। सेंटर ऑफ मास एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके हर एग्ज़ाम में, हर कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। और ये मोस्टली स्टूडेंट्स की दिक्कत रहती है सेंटर ऑफ मास में। तो देखो आपके पास 2 पार्टिकल है, तो सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे हैं। जैसे अगर मान लो अभी तो ये एक्सटेंडेड हो गया, यहाँ पर एक गोला लगा होता है, यहाँ एक गोला लगा होता, तो सबसे पहले तो मैं एक्सिस चूज करूँगी, लाइक ये इसकी एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। तो अभी हम कंसिडर कर लेते हैं ये वाई एक्सिस है और हमेशा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हम देखेंगे कि किस एक्सिस के अलोंग हम देख रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ से कितनी दूरी पे है। मुझे कुछ रेफरेंस तो बताना पड़ेगा ना, कि अभी मैं ये देख रही हूँ कि इस वाली एक्सिस से ये x1 दूरी पे है, मुझे कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे। जैसे मैं इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट का बताती हूँ कि इसका x क्या है, ये x से कितनी दूरी पे है और ये y से कितनी दूरी पे। ऐसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें बताना पड़ेगा। अभी मैं इसको 1 डायमेंशन ही लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इसके क्या चाहिए, x कोऑर्डिनेट्स चाहिए। एक बार डस्टर देख लेने दीजिए, डस्टर कहीं गायब हो गया, तो हम यही यूज़ कर लेते हैं। देखो, तो ये x1 दूरी पे है हमारा मास m1, x2 दूरी पे है हमारा मास m2, और जो इसका सेंटर ऑफ मास है हम मान लेते हैं कि वो यहाँ पर है कहीं बीच में, और उसकी दूरी है xcm। अब मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए तो अपनी ओरिजिन जो है, अपना जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कह लो, या कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो कहीं भी चूज़ कर सकती हूँ। तो मैं ले लेती हूँ इसे, मैं x1 क्यों फालतू में एक और वेरिएबल बढ़ाऊँ, मैं ऐसा कर देती हूँ कि इसकी एक्सिस जो है y वो यहीं पे चूज़ कर लेते हैं हम।
ताकि मेरा क्या हो जाए, x1 तो क्या हो जाए, 0 ही हो जाए। ठीक है, ये इसका डिस्टेंस जो है मेरा y से इस एक्सिस से क्या हो जाए, 0 हो जाए। और ये हमारा x2 ही रहेगा ये डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस क्या था, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस हम यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं। तो मैंने एक तरह से इसमें x1 क्या ले लिया, 0, और ये x2 का डिस्टेंस हम मान लो ले लेते हैं कि ये d डिस्टेंस दूरी पे है। तो x2 मैं ले लेती हूँ d। तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, m1 इंटू 0 तो 0 हो गया, m2 d और यहाँ पे m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। एक तरह से मैं इससे दूरी निकाल रही हूँ इसकी, तो ये r1। ठीक है, और अगर मैं इस वाली से यहाँ पे एक्सिस ले लेती हूँ, मान लो इससे दूरी में ले लेती हूँ r2। r2 कैसे निकाल सकते हो फिर, ये तो हमारा r1 हो गया। इस पहले वाले ऑब्जेक्ट से कितनी दूर है, r2 अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, d माइनस ऑफ दिस डिस्टेंस कर सकते हैं r1। ये पूरे d में से अगर हम ये माइनस कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, मुझे पता लग जाएगा इस m2 से कितना दूर है मेरा सेंटर ऑफ मास। अभी मैं देख रही थी m1 से कितनी दूर है, ये हमारा m1 है। तो कितना आ जाएगा, d माइनस m2d m1 प्लस m2। देखो m2d और ये तो माइनस ही हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा m1d m1 प्लस m2, ये बचेगा हमारे पास। तो अगर मैं रेशो लूँ यहाँ पर इसकी r1 अपॉन m2 ले लेते हैं हम, r1 अपॉन m2 d अपॉन m1 प्लस m2 रहेगा, r1 अपॉन m2 d m1 प्लस m2, ये भी सेम आ रहा है। और यहाँ से अगर मैं r1 अपॉन m1 लूँ तो भी क्या आ रहा है, d m1 प्लस m2। तो यानी कि ये दोनों सेम है, तो मैं लिख सकती हूँ r1 अपॉन m2 इज इक्वल टू r1 सॉरी ये क्या था हमारे पास, r2 अपॉन m1। ये देखिए, इसे मेरे को क्यों बताना था आपको, क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है। ये जो आपका डिस्टेंस है ऑफ सेंटर ऑफ मास का, वो अगर m1 से देख रहे थे तो r1 था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। मतलब जितना ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसके उतने पास होगा आपका सेंटर ऑफ मास। और आप देखते हो सीसॉ में क्या होता है, सीसॉ में अगर एक मोटा और एक पतला बैठ जाए और वो बीच का है तो वो मोटे वाले को क्या आना पड़ता है, अगर सेंटर ऑफ मास थोड़ा पास आना पड़ता है, और पतले वाले कहते हैं थोड़ा थोड़ा दूर जा ताकि ज़्यादा प्रेशर लगे। ठीक है, इसमें टॉर्क वाली भी चीज़ आती है, क्योंकि टॉर्क हमारा फोर्स F क्रॉस R होता है। अभी हमने सर्कुलर में देखा था, यहाँ भी देखेंगे रोटेशन में वो R बढ़ाने से भी टॉर्क बढ़ जाता है। बट यहाँ अगर इधर साइड से हम समझे तो हमारे पास क्या आ गया कि डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ मास का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, मास के। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो अभी तो हमने एक के लिए जैसे अब XCM निकाला, ऐसे ही अगर y एक्सिस में होता तो हम y का भी निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट, वो क्या हो जाएगा m1 y1 m2 y2 m1 प्लस m2 2 पार्टिकल के लिए। ऐसे 3 होंगे तो m3 प्लस y m3 y3 प्लस m4 y4, ऐसे m1 प्लस m2 प्लस m3 ऐसे होते जाएंगे। ऐसे ही z के लिए निकाल दोगे। ठीक है, अब अगर हम स्पेस में अगर हमारा कुछ सिस्टम है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या करेंगे, इन तीनों को सम कर देंगे। हमारा r से हम रिप्रेजेंट करते होते हैं, तो इनके कोऑर्डिनेट्स i कैप कर दोगे YCM j और ZCM के। इस तरह से अगर हम इन्हें ऐड कर देंगे हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स हम उसके दिखा सकते हैं। अभी हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। सो देखिए, इस क्वेश्चन में आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है और कार्बन और ऑक्सीजन 1.12 10⁻⁻10 मीटर डिस्टेंस अपार्ट है। तो हमें यहाँ पर सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है कि कहाँ होगा। मैं मान लेती हूँ, मान लो यहाँ होगा। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस हम ले लेते हैं कि कुछ मान लो r डिस्टेंस पे है ये सेंटर ऑफ मास। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या रहेगा सेंटर ऑफ मास का, m कितना होता है कार्बन का हमारे पास मास 12 AMU। कार्बन का हमारे पास मास क्या होता है, मास ऑफ कार्बन 12 AMU, और हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट। इसको भी हम देखेंगे एटॉमिक मास यूनिट को हम kgs में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आगे वाले उसमें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था m1
इसका डिस्टेंस इससे कितना है। अब अच्छा डिस्टेंस में क्या करती हूँ, मैंने जैसे पहले तुम्हें बताया था अपने कन्वीनियंस से हम अपना एक्सिस चूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ ही ऑरिजिन ले लेती हूँ, इसका एक्स का ये ऑरिजिन ले लिया, ठीक है, ताकि मेरा ये डिस्टेंस तो क्या हो जाए, यहाँ से ये इसका डिस्टेंस क्या मेरे पास रहे x1 जो हम लेते हैं सेंटर ऑफ मास, किस एक्सिस से ये डिस्टेंस इसका डिस्टेंस तो क्या हो जाए 0 हो जाए, और m2 का मैं ये मुझे गिवन है तो मेरे लिए इजी हो गया ना, m1 प्लस m2। ये मुझे निकालना है कि मैं ये निकालूँ कि r क्या है मेरा, इस मास से ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है। x1 क्या था, मान लो मैं यहाँ एक्सिस चूज करती, तो इस मास का इस एक्सिस से कितना है, तो ये डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा m2 मेरा क्या है 16 है, इंटू 1.12 10⁻⁻10, m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 16 प्लस 12, ठीक है। अभी आपको इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही AMU तो हमारा कट ही जाएगा, हमें तो चाहिए डिस्टेंस, हमारे पास डिस्टेंस की रह जाएगी। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में किया था कि ये तो हमारा हमेशा सेम यूनिट्स वाले ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। देखो ये यहाँ पे यूनिट क्या आने वाली है, ये AMU कट जाएगा, अगर ना कट रहा होता ना तब तुम्हें बॉदर करना पड़ता है कि मैं AMU से kg कन्वर्ट कर दूँ, बट अभी ज़रूरत ही नहीं है, हमारा ये तो कट ही जाना, हमें तो डिस्टेंस चाहिए, ये मीटर में ही है ही हमारे पास, तो हमारे पास मीटर वाला आ जाएगा। तो देखो 12 प्लस 16 ये सब हमारे पास सॉल्व करके आ रहा है 0.64 10⁻⁻10 मीटर। तो ये मेरा क्या है, इस कार्बन वाले एटम से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है। बाय चांस आपसे पूछ लेते हैं ऑक्सीजन से बताओ कितना है आपका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से, तब क्या करते d माइनस RCM, मतलब 1.12 में से ये माइनस कर दोगे तो कार्बन वाले से आ जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल था 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए। अब मान लो आपके पास 3 पार्टिकल सिस्टम का क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर 3 दिए हुए हो, और अभी तो हमने सिर्फ 1 डायमेंशन किया था, 2 डायमेंशन हो जाए तो कैसे करना है हमें। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इस तरह से सिस्टम, ये 3 पार्टिकल रखे हमारे पास, आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल ले लेते हैं, और कैप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है इसका, लोकेट देयर सेंटर ऑफ मास, और इनका डिस्टेंस हम ले लेते हैं a। तो ये मेरी y एक्सिस हो गई, ये मेरी x एक्सिस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कोऑर्डिनेट्स लोकेट करने हैं, ठीक है, कि मान लो, और ऐसे चूज करने हैं आपको कोऑर्डिनेट्स कि आपके लिए इजी हो सॉल्व करना। जैसे मैं इस वाले को तो ऑरिजिन पे ले लेती हूँ ताकि जब मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करूँ वो वाली चीज़ तो 0 ही हो जाए, 0 बनाना सबसे मज़ेदार और आसान होता है। तो m हमारे पास, अब इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, देखो x एक्सिस पे ये a डिस्टेंस पे है, तो x का तो a रहेगा, y क्या है, y तो कुछ नहीं है तो 0। इस वाले का आप कैसे निकालोगे, ये देखो x का तो क्या है हाफ है, और हाफ a/2, और y कोऑर्डिनेट क्या है, ये दिस इज नॉट a, ठीक है, ये डायगोनल a है, ये वाला कैसे निकाल सकते हो, ये a है, ये a/2 है, तो हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगा देंगे हम क्या, कि a² किसके इक्वल है, a²/4 a/2 का होल स्क्वायर प्लस जो हमें चाहिए, मान लो ये x है तुम्हारा यहाँ तक, ठीक है, तो ये हमें चाहिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो क्या होगा a² माइनस a²/4 दैट इज 4a², a² 4 3a² 4, तो हमारे पास क्या आ गया, ये √3a/2। तो इसका दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, √3a/2, ये हो गया हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट। तो अब हम इसके तीनों निकाल सकते हैं बहुत इजीली, लाइक x सेंटर ऑफ मास तुम्हारा क्या हो जाएगा m × 0। अच्छा अब ये याद रखना, हमेशा जो आपको कैलकुलेट करना है वो x y साथ में नहीं कर सकते हो, x के लिए अलग लगाओगे, y के लिए अलग, अगर z होता तो z के लिए भी हम क्या करते, अलग फॉर्मूला अप्लाई करते, ठीक है। तो x के लिए देखो m × 0, और इसके लिए क्या है m × a प्लस m × a/2, और तीनों क्या है m प्लस m, तो 3m। तो सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, m a और m a/2 क्या हो जाएगा 3a/2 प्लस 3 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा a/2, यानी कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो हमारा, ये जैसे अगर a है तो यहाँ कहीं लाई करने वाला है, अब y नहीं पता हमें,
यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं पे भी कर सकता है। ठीक है, ये x पता लग गया कि वो इसकी सीध में आने वाला है। ठीक है, तो y निकाल लो। अब y के लिए भी यही करोगे, m इंटू 0, इसका क्या है हमारे पास, ये तो 0 ही था, ये भी 0 है, सिर्फ इस वाले के लिए है m इंटू √3a/2 और यहाँ पे क्या है 3m। तो बहुत ज़्यादा इजी हो गई। 3 से √3 कटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a2 और ये नीचे √ बच जाएगा। ये हमारा डिस्टेंस आ गया y का, a/2 √3। तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, x का आ गया a/2 और a/2 का √3, मतलब इससे भी नीचे आने वाला है, यहाँ कहीं हमारा लोकेट होएगा। इस एक्सटेंडेड बॉडी क्यों कह रहे हैं हम, इसमें क्या है, या सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इसके लिए ये है हमारा सेंटर ऑफ मास। इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, a/2 और a/2 √3। ठीक है, ये 3 के लिए हो गया। चलो 4 के लिए करते हैं। 4 के लिए हम x² ले लेते हैं। फोर के लिए देखो, अब मैं मासेस भी डिफरेंट कर देती हूँ, थोड़ा और मुश्किल बनाते हैं। यहाँ मैं m ले लेती हूँ, यहाँ हम ले लेते हैं 2m, एक और मास ले लिया 3m का और एक और मास ले लिया 4m। ठीक है, फिर से ये x, अब मैं पहले ही यहीं पे ही चूज़ कर रही हूँ ताकि इसके तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाए। ठीक है, ये वाले के y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, इसका x और x 0 हो जाएगा, इजी। ठीक है, तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स लोकेट करो। मान लो ये सारे भी a साइड के ले लेते हैं स्क्वायर। तो हमारे पास 4 पार्टिकल्स हैं हैविंग मास m, 2m, 3m, 4m एंड प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड a एज शोन इन दिस फिगर, लोकेट देयर सेंटर ऑफ मास। अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखो, 0 0, इसका क्या होगा हमारे पास a0। ठीक है, इसका क्या होगा, x तो 0 पे है, ये किस पे है, a पे है। इस वाले के लिए देखना होगा, देखो x तो क्या है, a पे है, y किस पे है, y भी क्या है हमारा a पे है। इसमें तो इजी है, y हमारा a पे ही है और x भी हमारा a पे है, तो इसके तो बहुत इजी थे हमारे कोऑर्डिनेट्स लोकेट करना। अब सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, m इंटू 0, x देखो सिर्फ m0 प्लस 2m इंटू a प्लस 3m इंटू a प्लस 4m इंटू 0 और यहाँ पर मासेस क्या आ जाएंगे, m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, क्या आ जाएगा 7 और 10। तो हमारा ये डिवाइड करके आ गया 10 और यहाँ से क्या आ रहा है 2m में 3m में दैट इज़ 5, तो 5/10 दैट इज़ 2, तो क्या हो गया a/2 हमारा आ गया। और YCM क्या होगा, m इंटू 0 प्लस 2m इंटू 0, 3m इंटू a, 4m इंटू a, नीचे कितना था 10m। तो देखो 3m 4m 7m बाय दिस, तो यानी कि आ गया 7a/10। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए सेंटर ऑफ मास के, a/2 और 7a/10। ठीक है, अब हमने 4 पार्टिकल्स के लिए कर लिया, 3 के लिए कर लिया, 2 डायमेंशन में किया। मान लो आपका अगर 3 डायमेंशन में होता तो क्या करोगे, x y z तीनों लगाओगे और तीनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, या फिर आपका वेक्टर फॉर्म में दे दें हम, जैसे मान लो 2 बॉडीज़ हैं, मैं तुम्हें देती हूँ क्वेश्चन, 2 बॉडीज़ है 1 kg और 2 kg के, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिया हुआ है। 1 kg का दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस k और 2 kg वाले का दिया हुआ है -3i माइनस 2j प्लस k। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे करोगे, क्या फॉर्मूला है हमारे पास। अब देखो मैं r ले रही हूँ, r क्या है हमारे पास पोजीशन वेक्टर होता है, x प्लस वाई प्लस जेड। r हमारे पास क्या होता है xi yj प्लस z के ही होता है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, m1 r1 m2 r2 m1 प्लस m2। देखो x y z में तुम्हें कहा था अलग अलग निकालो, बट इसमें अभी है ही, तुम इसमें सेपरेटली उठा सकते हो ना, तुम्हें
यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है आई कैप वाला आई कैप से ही प्लस होएगा, जे वाला जे से होएगा, आई को जे से मत कर देना, ठीक है। तो m1 हमारा क्या है 1 kg, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस m2 क्या हमारा 2 kg, इसके साथ हमारा ये हो गया, ठीक है। और नीचे हमारा 1 + 2, तो देखो आई कैप के साथ आई वाला करना है, तो आई 1 है, 1 - 6, तो क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या है 2 × 1 मिनट, मैंने 1 kg दिया है, हम यहाँ पे ले लेते हैं 3 kg का ले लो, कैलकुलेशन का है 3 kg हम ले लेते हैं, 3 kg है हमारे क्वेश्चन में, हम यहाँ पे भी 3 kg ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 यहाँ पे क्या हो गया -3 कितना हो गया 1 - 3 × -3 -9 -8, और ये डिवाइडेड बाय 3 से, तो क्या हो जाएगा -2i कैप, यहाँ से क्या आ जाएगा 2j - 64 डिवाइडेड बाय दिस, तो क्या आ जाएगा j, ये भी 3 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस k, तो ये हमारा हो गया 3 डायमेंशन में अगर आ जाए तो, ठीक है। तो ये तो थे हमारे सेंटर ऑफ मास एग्जाम्पल, जब डिस्क्रीट पड़ा हुआ है तुम्हारे पास, अलग 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 मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। अगर कॉन्टिन्यूस हो लाइक इस पेन की तरह, कि अगर मैं इस पेन का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहती हूँ तो कैसे करना है, इस बॉटल का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहती हूँ, ये सारी कॉन्टिन्यूस बॉडी है, और कॉन्टिन्यूस के लिए तुम्हें सम की जगह क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। इंटीग्रेट कैसे करना पड़ता है, मान लो इसके लिए अगर मैं निकालती हूँ छोटा सा पहले मास कंसिडर करूँगी, ठीक है, फिर मैं लिमिट्स लूँगी कि मान लो फ्रॉम 0 to L मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ कि यहाँ तक मुझे पूरा सबके लिए देखना है, मैं इसके लिए देख लूँगी कि इसकी पोजीशन क्या है, इस छोटे से वाले की, इस छोटे से की पोजीशन क्या है, मान लो इस एक्सिस से R है DM की, मुझे पूरे मास के लिए देखना है, तो ऐसे हम इंटीग्रेट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्टिन्यूस बॉडी के लिए मास डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर ऑफ मास। ओके, थैंक यू।